हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम जितने भी ऑल ओवर इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स जो हैं हम उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं और हम प्रिपेयर कर रहे हैं HPSC 2025 के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर, जो कि है HPSC 2022 का टेक्निकल एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल कैसा था। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम इंडिया का एटीट्यूड कैसा था? ऑफ फियर एंड सस्पिशन, ऑन इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, ओपन ड्यू टू नीड ऑफ फॉरेन करेंसी, या एनकरेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। तो अगर हम बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग की, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो हमारी पॉलिसी थी या जो हमारा एटीट्यूड था बिल्कुल इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो बिल्कुल फियर एंड सस्पिशन टाइम था, सस्पिशियस टाइम था हमारे लिए और काफ़ी मुश्किल का भी टाइम था। तो इसका आंसर जो हमारा है एज पर ऑफिशियल आंसर की वो भी है ऑप्शन नंबर ए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है असर्शन और दूसरा है रीजनिंग। असर्शन में बोला हुआ है द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज GDP टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। जबकि रीजन दिया हुआ है कि एज पर द ग्रेविटी मॉडल थ्योरी GDP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड। देखो, जब भी ग्रेविटी मॉडल की बात की जाती है तो ग्रेविटी मॉडल हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का एक मॉडल है जिसके अंदर हमारा क्या है कि इट प्रिडिक्ट्स बायलेटरल ट्रेड फ्लो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू यूनिट्स। तो अगर हम यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दोनों को देखें तो हमारी दोनों ही ट्रू है और हमारी रीजनिंग प्रॉपरली सपोर्ट कर रही है हमारी असर्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हमें एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। दे एडमिट जेड विद 1/6 शेयर और हमें नया रेशियो बताना है। तो देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई का जो रेशियो है वो कितना है? एक्स एंड वाई का रेशियो है हमारा 3:2। और हाँ, अगर z आया है तो z ने 1/6 का क्या लिया है? प्रपोर्शन। तो हमारा अगर फुल शेयर 1 माने तो 1 में से 1/6 जाने पे जो बाकी का शेयर बचता है वो कितना बचेगा? 5/6। यानी कि अगर हमें नया रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें पुराने रेशियो के साथ उनका मल्टीप्लाई करके लेना होगा। तो हम इसे ले सकते हैं कि 5/6 का अगर हम 3/5 करेंगे तो वो x का निकलेगा, और अगर हम 5/6 का 2/5 करेंगे तो वो हमारा y का रेशियो निकल जाएगा। तो वो कितना निकलेगा? 15/30, 10/30। और अगर हम जो हमारा z है उसके रेशियो को भी बराबर करने के लिए लेंगे तो इट विल बिकम 5/30। यानी कि जो हमारा रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? वो बनेगा 15:10:5, यानी कि 3:2:1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 120 रुपीज, और उन्हें फॉरफिट किया गया है क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं करी ऑफ 40 रुपीज। प्रीमियम कलेक्ट किया गया है 20 रुपीज का एज अ पार्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और जो हमें अमाउंट क्लियर जो हमें क्रेडिट करना है शेयर फॉरफीचर पे, हमें उस अमाउंट की वैल्यू बतानी है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑब्वियसली हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना बनता था? वो बनता था हमारा 50,000 के अकॉर्डिंग, वो हमारा बनता था 500 इंटू 100 के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज। देखो, हमारी एंट्री क्या बनती है? हमारी एंट्री बनती है सबसे पहले की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, और 2 शेयर फाइनल कॉल। यही बनेगी फाइनल कॉल। अब देखा जाए तो शेयर कैपिटल का पैसा बनता था हमारा 500 इंटू 100 करके टोटल 50,000 रुपीज, जबकि हमारा फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है? उन्होंने पे किया है 40 रुपीज, तो हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा? यानी कि उन्होंने हमें 500 शेयर पे 60 रुपीज पे नहीं किए, और 60 रुपीज पे किया और हमारे 40 रुपीज पे नहीं हुआ है, ये जो कि फाइनल कॉल का अमाउंट है, यानी कि 20,000 पे नहीं हुआ है और 30,000 पे हो चुका है। तो फॉरफीचर कितना हुआ? तो फॉरफीचर हुआ 30,000 रुपीज। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इंडियन AS, इंड AS
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा इंडिया का 11th रिक्वायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी मेजर्ड एट, किस पे मेजर किया जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिसीवेबल, हिस्टोरिकल वैल्यू या कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो देखो एज पर इंडियन एएस जो हमारा ऑप्शन बनेगा विच रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी मेजर्ड, तो इट इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू, it is measured at the fair value of consideration received or receivable. That means option number A. Next question है हमारा question number 6. Alpha required beta. Market price of beta is given to us, that is 20 rupees. Earning per share हमें मिला हुआ है, वो कितना मिला हुआ है? It is less than 5. अगर हम एक्सचेंज रेशियो को देखें तो इट इज गिवन एज 1.5:1। हमें बताना है कि पीई रेशियो अगर हम बीटा एक्वायर करते हैं तो हमारा कितना होगा। तो देखो कैसे होगा, हमें पता है कि पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि 20/5 कितना आ जाएगा वो, दैट विल बिकम 4। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा जो इन्होंने एक्सचेंज रेट का रेशियो दिया हुआ है दैट इज गिवन 1.5:1। दैट मीन्स हम अगर एक्सचेंज रेशियो की बात करें तो क्या वो कितना बनेगा, दैट विल बिकम P डिवाइडेड बाय EA डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय EB। यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय EA। तो वो कितना बन जाएगा, EA 1.5 EA इज इक्वल टू P। तो अगर हम वैल्यू वो करेंगे पुट करेंगे इसमें तो दैट विल बिकम 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू P, दैट मीन्स 6। तो हमारा P कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव एस्टैब्लिश्ड अंडर, कौन से एक्ट में वो एस्टैब्लिश हुए हैं, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 या द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। We have to arrange into chronological order on the basis of development to the following concepts, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व प्लस में इंडिफरेंस कर्व की बात की हुई है। तो देखो अगर हम इनको देखें तो हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि नंबर 1। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये इसके बाद आया हुआ कंसेप्ट है, जबकि लॉ ऑफ इनडिफरेंस हमारा थर्ड नंबर का कंसेप्ट है और जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो लॉ ऑफ इनडिफरेंस के बाद आया और सबसे लास्ट में आया हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व। तो देखा जाए तो ऑप्शन बनता है 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है and the statements are given. Statement number 1 says commodity which is increased has higher marginal significance, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलती है कि one commodity must be decreased while others is increased, एंड स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रही है कि कमोडिटी विच इज डिक्रीज हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। और हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। अगर हम ऑप्शंस को देखें यानी कि स्टेटमेंट्स को देखें तो पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि कमोडिटी विच इज इंक्रीज हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, विच इज नॉट ट्रू। जबकि अगर हम पढ़ते हैं कि वन कमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज्ड व्हाइल द अदर इज इंक्रीज, इट इज ट्रू। वेयर एज अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, कमोडिटी विच इज डिक्रीज हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, ये भी ठीक है। यानी कि देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है
यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा और हमारा सही आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैसा रहता है? तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीज्ड बाय 22% and the quantity demanded falls by 25%. This indicates that demand for pizza is, क्या होगा, क्या रहेगी डिमांड फॉर पिज्जा? तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि डिमांड फॉर पिज्जा इंक्रीज हुई इन स्टार्टिंग 22% से, जबकि क्वांटिटी फॉल हुई है 25% से। आपने प्राइस बढ़ाया 22 और क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा वो हुई है, तो सही आंसर क्या बन जाएगा कि आपकी जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। Next, Sachin Tendulkar is seen using a new BMW car. Customers now want the same car. Which determinant of demand is this most likely to fall under? So, this is change in the consumer taste, income, price expectation या substitute good? नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। उनका टेस्ट चेंज हो गया है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने नई BMW शुरू करी है यूज करनी, तो लोगों को भी है, उनके टेस्ट चेंज हो गए कि हम लोग भी सेम कार या नया मॉडल ही यूज करें BMW कार का। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। नेक्स्ट, द बोन्स डिनोमिनेटेड अंडर डॉलर्स यूज्ड बाय नॉन यूएस बैंक्स इन यूएसए, उनको क्या बोला जाता है? मसाला बोन्स, समराय बोन्स, बुलडॉग बोन्स या यंकी बोन्स? तो देखो जो हमारे यंकी बोन्स है वो इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यंकी बोन्स ऐसे बोन्स हैं जिन्हें यूएस डॉलर में डिनोमिनेट किया हुआ है और दीज आर प्लेस्ड बाय फॉरेन इशूअर्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द यूएस। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। कब अचीव होगा फर्म का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? इट इज अचीव्ड व्हेन डेट एंड इक्विटी आर ऑफ 50% ईच, व्हेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मिनिमम, जब WACC मिनिमम होती है, या कैपिटल प्राइसिंग मॉडल जो CAPM है तब वो मिनिमम होती है। तो अगर हम फर्म के ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है तब हमारा फर्म का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव होता है। नेक्स्ट इज IRR एंड NPV प्रोवाइड करते हैं सेम रिजल्ट्स जब उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैसे होते हैं? जब उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। कौन से रिटेंशन रेट के अकॉर्डिंग चलते हैं? रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू जो गॉर्डन मॉडल है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे जो रेट्स हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज 2,80,000, एक्चुअल रेट इज 0.90, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दी हुई है फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 3 लाख और स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है हमें 1 रुपी। तो ये कितना होगा? तो देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, इट इज MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि ये कितनी होगी हमारी 3 lakhs इंटू 1 एंड माइनस करेंगे हम जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमारी एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि 2,80,000 इंटू में एक्चुअल रेट कितना है हमारा 0.90, यानी कि कितनी बनेगी? 3 लाख में से हम जब माइनस करेंगे ये बनेगा ऑलमोस्ट 2,52,000, तो हमारा बनेगा 48,000 फेवरेबल। क्या बनेगा? 48,000 फेवरेबल। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 कार्ड्स, फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 कार्ड्स जिनको नंबर किया हुआ है 1 2 से लेकर 17 तक, द नंबर इज ड्रॉन at random. What is the probability that is the card drawn bears a number which is divisible by 3 or 7? Which is divisible by 3 or 7. इसके ऑप्शंस दिए हुए हमें 3/17, 7/17, 1/17 एंड 2/17, और हमें सही आंसर बताना है।
तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे, वो कितने हैं टोटल, तो हो गए हमारे 17। और हम अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो वो कितने बनेंगे, 3, 6, 7, 9, 12, 14 एंड 15। जो टोटल मिला के कितने होते हैं, वो टोटल मिला के होते हैं हमारे 7। कितने होते हैं, 7। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 7/17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Next है dash is an approach to deal with the conflict in which one party satisfies its desires and objectives at the expense of other parties' desires and objectives। तो क्या आंसर बनेगा, इंटीग्रेटिव, कॉम्प्रोमाइज, डिनोमिनेशन या यूनिटी। देखो ऐसी अप्रोच जो डील करती है विद अ कन्फ्लिक्ट जिसमें एक पार्टी सेटिस्फाई करती है अपनी डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अदर पार्टी के डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की कॉस्ट पे, तो इसे बोला जाता है डोमिनेशन, जिसमें आप डोमिनेट कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हॉथरन स्टडीज demonstrated that dash incentives were not necessarily the more important motivator for workers, financial, non-financial, appreciation या perks। तो हॉथरन स्टडी ने हमेशा से बिहेवियर को फर्स्ट पे रखा है, यानी कि उन्होंने हमेशा फाइनेंशियल्स को बाद में रखा है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Rather than viewing one part of the organization as separate from the other parts, a system approach encourages managers to speed up access to timely information, adopt standardization, adopt ideas based on situation, look for connections between the different parts of the organization। तो देखो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को पढ़ें तो क्लियरली आंसर बन जाता है हमारा लुक फॉर कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next is the HR manager of a company wants to impart information and knowledge to employees। कौन सी ट्रेनिंग फिर उसे यूज करनी चाहिए, अगर वो इम्पार्ट करना चाहते हैं तो देखो कोई भी मेथड हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें यही रीजन है कि इस आंसर में एम्बिग्विटी है और इसका आंसर है स्टार, यानी कि कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है एल्डोफर्स ERG थ्योरी collapses the Maslow's 5 नीड्स इनटू 3। तो वो 5 नीड्स में ERG की जो फुल फॉर्म है वो क्या 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 है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। The first ever organized attempt at establishing a set of corporate governance guidelines was in Canada, USA, India और UK। तो it was UK। Vroom, Yetton and Jago model helps leaders to decide how much employees' participation should be used while making decisions, how to improve subordinate satisfaction and performance, procedures, rules and policies, the degree to which the requirements of a subordinate task। तो व्रूम, येटन और जाको का मॉडल हमेशा हेल्प करता है टू डिसाइड हाउ मच एम्प्लॉयज शुड पार्टिसिपेट या हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी यूज जब हमें डिसीजन लेने होते हैं तब। नेक्स्ट, द लोन्स the loan accounts classified as NPAs may be upgraded as standard asset सिर्फ तभी जब हमारी एंटायर एरियर्स, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही हमारे बोरोवर ने पे कर दिए हैं, यानी कि द एंटायर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर ऑलरेडी पेड बाय द बोरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल बैंकिंग अनेबल्ड फंड ट्रांसफर रिड्यूस करते हैं द रिस्क ऑफ व्हाट, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट या काउंटरफीट करेंसी। तो डिजिटल बैंकिंग फंड ट्रांसफर्स हमेशा जो हमारा रिड्यूस करते हैं रिस्क, दैट इज ऑफ काउंटरफीट करेंसी, नकली करेंसी आने का चांस इसमें कम हो जाता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान किसका एग्जाम्पल है, टर्म इंश्योरेंस का, पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का या जनरल इंश्योरेंस का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एम्बिगुअस है आंसर इसका, तो इसका आंसर भी हम स्टार में डालेंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। Next, as per SEBI guidelines on categorization and rationalization of schemes, ultra short duration fund is debt and money market instruments are Macaulay duration portfolio between 3 months to 6 months। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ स्कीम, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होते हैं।
तो पहला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ से कि वो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। ए यहाँ से बनेगा कि डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विद मैकॉली ड्यूरेशन पोर्टफोलियो बिटवीन 3 to 6 months, debt and money market instruments with Macaulay duration portfolio between 1 month to 3 months, between 6 months to 12 months, या overnight securities having maturity of only 1 day। तो जब हम सेबी गाइडलाइंस की बात करते हैं, जो हमारा कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन है स्कीम का फॉर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, तो उन्हें हम लोग 3 मंथ से 6 मंथ्स के बीच में काउंट करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। Starbucks welcome autumn season with its pumpkin spice latte. Sold only in the fall, and pumpkin spice latte pulls in an estimated $100 million in revenue every year. This is an example of what? Behavioral segmentations, psychographic segmentation, geographic segmentation या demographic segmentation। क्या बोला जाएगा? देखो, अगर स्टारबक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी बिहेवियर है कस्टमर्स का, उसके थ्रू सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आप ग्रुप कर रहे हो, कस्टमर्स को सॉर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उनके बिहेवियरल सेगमेंटेशन का यूज कर रहे हो। तो आंसर भी क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डिटरमाइन द राइट सीक्वेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमें बड़े अच्छे से और क्लियरली नजर आ रहा है कि सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में ही टेस्ट मार्केटिंग होती है, यानी कि 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑनलाइन कंपनी CEO once said, we want to make money when people use our devices, not when they buy our devices. What type of products pricing strategy is this? तो वो किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं? जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कैप्टिव प्राइस प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ प्रैक्टिस ऑफ क्लेम्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा ग्रीन मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या ग्रीन वॉशिंग। तो इट इज नोन एज, दिस टर्म इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। Vindictive damages are often referred to as incidental damages, punitive damages, nominal damages, consequential damages। तो अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हमारे जनरल डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस या उसके बाद आते हैं हमारे एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है। और फोर्थ आते हैं हमारे नॉमिनल डैमेजेस। लेकिन अगर हम विंडिक्टिव डैमेजेस की बात करें तो विंडिक्टिव डैमेजेस को ही प्यूनिटिव डैमेजेस भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल्स ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, पर्सन माइग्रेटिंग टू इंडिया, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस या एसोसिएशन ऑफ CAS। तो एक्सेप्शन जो है हमारा कि पिछले साल की इनकम को पिछले साल में ही टैक्स करना, तो इट इज फॉर द पर्सन्स ऑफ शिपिंग बिजनेस विच आर नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is related to ADEN rules 1953? Residential status, double taxation relief, assessment of corporate entity या tax exemption? तो it is double taxation relief. Next, which amongst the below mentioned point is not false? हमें बताना है जो false नहीं है, यानी कि जो true है। फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट करोगे तो एक पॉजिटिव बनेगा, दैट मीन्स जो ट्रू है। हमें बताना है इनमें से जो ट्रू है। नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज हैव लिवाइड अ टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडियन ऑपरेशंस। इंटरनेशनल कंपनीज हैव लिवाइड अ टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडियन ऑपरेशंस। International companies have levied a tax on earnings from their foreign operations, and international companies gain profits on earnings from their Indian operations। तो इसमें ट्रू कौन सा होगा कि इंडियन कंपनीज जो टैक्स लगा रही हैं या लिवाई कर रही हैं ऑन द अर्निंग्स जो उन्होंने इंडिया के ही अंदर इंडिया में काम करके ही कमाई है। Which of the following components are included in promotion mix? Promotion mix में क्या क्या आता है? तो promotion mix में हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि it is advertising, publicity, personal selling and sales promotion, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
In the buying decision process, the person who first suggests buying the product or service is known as, उसे क्या बोला जाता है? He is known as the initiator, क्योंकि उसी ने initiate किया. Which among the following is a promissory note? Promissory note इनमें से कौन सा है? I promise to pay Suresh this amount to deliver my black horse to him on 1st January next. I acknowledge myself to be indebted to Suresh in less than 10,000 rupees, 10,000 rupees to be paid on demand for value received. I promise to pay Suresh 500 on the death of Mr. X. देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. अगर इसमें देखिए आफ्टर 7 days माई मैरिज, ये भी गलत होगा क्योंकि आपने कोई मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं बताया है. और टू डिलीवर माई 5,000 rupees एंड डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स टू हिम ऑन 1st January नेक्स्ट. ठीक है, उसमें भी इन्होंने कोई भी डेट को कंफर्म नहीं किया. 1st January नेक्स्ट 1st January नेक्स्ट का मतलब कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि 1st January नेक्स्ट का मतलब इसके बाद कभी भी पे करोगे. तो अगर देखा जाए प्रॉपर लैंग्वेज, तो प्रॉपर लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी में यूज की हुई है, तो इट विल बिकम द राइट आंसर. As per the Companies Act 2013, the balance in the securities premium account cannot be utilized for writing of discount on issue of shares, payment of dividend, capital losses, issue of fully paid bonus shares. तो यहाँ पे क्या होगा? It will be unlisted या it cannot be utilized. जो हमारा security premium का पैसा है, it cannot be utilized for the payment of dividend, यानी कि option number B. Under the Information Technology Act 2000, what is the punishment for hacking computers? अगर आप हैक करते हो कंप्यूटर्स को, तो it is the punishment which is 5 lakh rupees or 3 year imprisonment या both. Select the correct option from the following statement. Statement 1 क्या बोल रही है? Intellectual property एक ऐसी property है that includes intangible creations of human intellect. Intellectual property rights do not include the trade secrets and moral rights. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सही है. तो अगर हम देखें, दोबारा से पढ़े तो समझ आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट को इंक्लूड करती है. बिल्कुल ठीक है ये बात. लेकिन अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे ट्रेड सीक्रेट्स और मॉरल राइट्स को इंक्लूड नहीं करते, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इंक्लूड करती है. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर रीडिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें स्टेटमेंट 1 दी हुई है हमें. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट तो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू AR. तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी नहीं. तो अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. When firms in an industry produce करती है differentiated products, which among the following happen? इनमें से क्या होता है? Long run economic profit will always be 0. Short run economic profit will always be positive. Demand curve facing firms will always be perfectly elastic. Demand curve facing firms will always be downward sloping. तो अगर हम बात करें ऐसी फर्म्स की जो प्रोड्यूस करिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियसली इनका जो डिमांड कर्व है विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा. नेक्स्ट इज XYZ लिमिटेड यूज करती है हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अचीव्ड बाय सच अ पॉलिसी? slow scheming, rapid penetration, slow penetration या rapid scheming. तो it will be known as rapid scheming. Next, which of the following is not a trading bloc? NAFTA, ASEAN, SAARC और IMF. तो obviously IMF. बाकी तीनों ही trade agreements है, जबकि IMF is an institution. Which of the following are included as micro environmental variables? Prevailing economic and political conditions, emerging new technologies, financial conditions and culture, financial policy of the company. तो क्या सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा कि फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी. ऑप्शन नंबर डी. The strategies of a global firm are affected by the following factors. Different countries have different labor mixes. Legal, economic, social and cultural environment varies from one country to another. Different countries
are having different timelines and geographical boundaries. Political relationship between the home country and the host country. हमें identify करना है the right option. तो अगर हम options को देखें तो option number 1 was clearly correct. इन द सेम वे ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल ठीक था कि लीगल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट वेरी करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड ऑप्शन में अलग अलग टाइम लाइन्स होना और जोग्राफिकल बाउंड्रीज होना इज नॉट करेक्ट, जबकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री की ये वाली जो बात है इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबल फॉर्म. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. बन जाएगा हमारा इसी के साथ 1 to 4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, अ कंपनी has raised the price of its goods to collect money from CSR activities. ऐसी प्रैक्टिस को क्या बोला जाएगा? तो ऐसी प्रैक्टिस को जिसमें उन्होंने CSR एक्टिविटी से पैसा लिया है मार्केट से, इट इज नोन एज रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट. क्या होता है? रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ लिमिटेड ने इंपोर्ट करी मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी ताकि वो अपना नया प्लांट सेटअप कर सके इंडिया में. क्या बोला मैंने? XYZ लिमिटेड ने इंपोर्ट करी मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी ताकि वो नया प्लांट सेट कर सके इंडिया में. ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है अंडर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से में अकाउंट में उन्हें उस ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाएगा ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड पे और करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस डील, या आप क्या कर रहे हो? बिजनेस डील कर रहे हो. तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट में डील कर रहे हो और डेबिट साइड पे उसको लिखा जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है? सार्क इज साउथ इन एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में हमारे जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसमें भूटान, इंडिया और मालदीव्स का नाम है, लेकिन उसमें थाईलैंड का नाम नहीं आता. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सार्क है वो 8 दिसंबर 1985 में आफ्टर साइनिंग द सार्क चार्टर, जो कि ढाका में बांग्लादेश में साइन हुआ था, उसके बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था. और अगर कंट्रीज की बात करूं तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इन कंट्रीज के नाम आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो हमें पता है कि इनकम टैक्स एक्ट में शुरू से ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात की हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 plus R n where R is interest and n is number of periods? तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? PVIF, FVIF, PFIFA या FVIFA? तो अगर हम देखें तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनता है FVIF का, इट इज 1 प्लस ये एक्चुअली पावर में है n, तो 1 प्लस R होल पावर n जो है हमारा, इट इज द फॉर्मूला फॉर FVIF. ठीक है, FVIF. नेक्स्ट, XYZ is an oil-based business company which does not have adequate working capital. जिसके कारण ये अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने में फेल हो जाती है और इसकी बैंकरप्सी हो जाती है. हमें बताना है किस टाइप के डिसीजन इन्वॉल्व होंगे ताकि हम इस बैंकरप्सी के रिस्क से को प्रिवेंट कर सकें, यानी कि बच सकें. तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें ऐसे टाइम पे, डिविडेंड देना चाहिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए, या फाइनेंसिंग करनी चाहिए. तो ऑब्वियसली क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको इशू आ रहा है, तो आपको किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए? इस टाइम पे आपको लिक्विडिटी रिलेटेड डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट करने का डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप बैंकरप्सी को रोक सको. तो ऑप्शन नंबर सी. रमेश इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ दीज 3 स्टॉक्स, जिसमें हमें बीटा डेविएशन दे रखा है और बीटा वैल्यू दे रखी है 4 स्टॉक्स नेम एज ABC. स्टॉक है हमारा A जिसकी डेविएशन है 12% और बीटा वैल्यू है 0.59. ठीक है, और B है जिसका
डेविएशन है 10% और बीटा वैल्यू है 0.61 और सी है हमारा 20% जिसकी बीटा वैल्यू है 1.29। अगर रमेश इज अ स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर तो वो कौन सा स्टॉक चूज करेगा? If it is to be held in isolation and stock dash if it is to be held as a part of well diversified portfolio तो कौन सा स्टॉक? ठीक है, तो इसने दो तरीके से हमसे क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जब हमने आंसर करना चाहा तो हमारे इस आंसर में एम्बिग्विटी ही दिखाई हुई है, यानी कि इसका आंसर भी कहीं ना कहीं हमारा स्टार है, तो ये ऑप्शन नहीं काउंट होंगे। नेक्स्ट, ABC Limited has a debt to equity ratio of 2.6 compared with the industry average of 2.4. This means that the company will not experience any difficulty with its creditors, has less liquidity than other firms in the industry, will be viewed as having high credit worthiness, या हैज ग्रेटर देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क व्हेन कंपेयर टू अदर फर्म्स इन दिस इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है कि दिस मीन्स कि कंपनी हैज अ ग्रेटर देन एवरेज रिस्क फाइनेंशियल रिस्क व्हेन कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is 58. Consider a project that has a normal cash flow with one outflow followed by a series of inflows. Which of the following statement is correct for such project? Higher the WACC, lower the calculated NPV will be. एक प्रोजेक्ट की अगर NPV ग्रेटर देन 0 है तो उसका IRR भी मस्ट बी लेस देन WACC। अगर प्रोजेक्ट की NPV कम ज़्यादा है, ग्रेटर है 0 से, तो IRR 0 से कम होना चाहिए। NPV रिलेटिवली रिस्की प्रोजेक्ट है, शुड बी फाउंड यूजिंग रिलेटिवली लो WACC। तो अगर हम नॉर्मल कैश फ्लोज के केस में किसी प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं विद वन आउटफ्लो फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इनफ्लोज, तो वो बनेगा हमारा कि द हायर द WACC द लोअर द कैलकुलेटेड NPV will be. That means option number A. National Housing Bank is owned by which of the following organization? तो अगर हम NHB की बात करें तो NHB को ओन करता है RBI. With regard to T-bills, which one of the following is not correct? कि T-bills can be issued by big corporate houses, short-term securities for financing होती हैं ये. These are regulated by RBI and this can individuals can also invest in this. तो ये तीनों ही चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन्हें इशू करता है कौन? RBI। तो बिग कॉर्पोरेट्स का इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करते हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज इशू करने में, बिल्कुल करते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन लोन डिसबर्समेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, इनका प्राइमरी फंक्शन लोन डिसबर्समेंट नहीं होता है। दे प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, यस। दे पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट्स, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। रिगार्डिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज इन इंडिया, इनमें से कौन सी करेक्ट होगी? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, maturity in this market range from overnight to 1 year. The basic function of money market is to provide efficient liquidity position for commercial banks, financial institutions, mutual funds, insurance companies and corporate. Maturity in this market is above 1 year. देखो अगर हम बात करें कि मनी मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो सुटेबल या सही आंसर है वो क्या बनेगा कि इस मार्केट में जो मेच्योरिटी है वो सिर्फ एक ओवरनाइट से 1 साल के बीच में होती है, ठीक है। तो यानी कि 2 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम पढ़ें तो मनी मार्केट हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में है, बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। और थर्ड वाली जो बात इसने बोली है कि ये एफिशिएंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, ये भी ठीक है, लेकिन 1 ईयर से ऊपर वाली बात जो है हमारी वो यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बनेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट होंगे। ऑल द अदर थिंग्स हेल्ड कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग would increase the amount of cash on a company's balance sheet? किससे कंपनी की बैलेंस शीट का अमाउंट बढ़ जाएगा? तो
परचेज करने से न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट, रीपरचेज करने से कॉमन शेयर्स, कंपनी पे करती है अगर डिविडेंड तब, या नए शेयर्स इशू करने से, तो ऑब्वियसली नए शेयर इशू करने से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जयश्री इनकॉर्पोरेशन ने रिसेंटली रिपोर्ट किया कि उनकी नेट इनकम कितनी है 4,75,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 88,500 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। कह रहे हाउ मच वॉज इट्स नेट कैश फ्लो, अज्यूम करते हुए कि इट हैड नो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो अज्यूमिंग दैट इट हैड सम नन ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो अगर हम बात करें, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक नॉन क्या है कि डेप्रिसिएशन एक कैसा है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, विच मीन्स दैट इट नीड्स टू बी एडिड बैक टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा नेट कैश फ्लो कैसे बनेगा, नेट कैश फ्लो बनेगा विच विल बी इक्वल टू नेट इनकम प्लस, कैसे बनेगा, नेट कैश फ्लो अगर हम बनाते हैं तो बनेगा नेट कैश फ्लो बनेगा is equal to नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमारे यहाँ पे नेट इनकम कितनी है, दैट इज 4,75,000 और हमारा डेप्रिसिएशन कितनी है, दैट इज 88,500। आप टोटल कर सकते हैं। मुझे राइटिंग में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे माउस यूज करना पड़ रहा है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4,75,000 प्लस 88,500, दैट मीन्स 5,63,500, यानी कि ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next, the manager of Fresh Drinks Incorporation states that he is very concerned with the continuing decline in the sales of company's major product, an apple juice soda. मैनेजर ने पूछा एक एक्सपर्ट से फॉर असिस्टेंस की रीजन बताए कि हमारी सेल्स डाउन क्यों जा रही है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएशन वे है टू बिगिन वुड बी, कैसे, वहां पे आपको कौन सा रिसर्च अपनाना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंट या कंज्यूमर स्टडी। तो वहां पे आपको एक्सप्लोरेटरी स्टडी को या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहे हो, और इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम जिसको स्टडी नहीं किया गया है और थोरोली इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए हमारा बेस्ट जो रिसर्च ऑप्शन होता है दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितनी हो सकती है, तो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन बी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। A company would like to study the impact of advertising expenditure on sales and sales revenue. This is the example of research. कौन सी रिसर्च का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा कैजुअल रिसर्च का एग्जाम्पल है। अगर एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट हमारा सिग्निफिकेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारा कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट सिग्निफिकेंट है तो क्या इसका मतलब होता है कि रिसर्चर जनरलाइज कर सकता है फाइंडिंग्स को स्टडी की विद प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी। क्या रिसर्चर डेटा को समझता है ऐसा, देयर इज नील प्रोबेबिलिटी फॉर कमिटिंग अ टाइप 1 एरर, या द टेस्ट इज डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्वियसली अगर हमारे टेस्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा रिसर्चर जनरलाइज कर सकता है अपनी फाइंडिंग्स को ऑफ द स्टडी विद द प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, कलेक्टिवली उन्हें क्या बोला जाता है, तो कलेक्टिवली उन्हें सैंपल स्पेस बोला जाता है। Next, a researcher was interested in job stress levels of employees while performing a particular task. She took the same group of 120 employees from 3 different age groups and measured their anxiety out of 100. The data was normally distributed. Which test should she use to compare the anxiety levels of the employees belonging to the different age groups? मैश पेयर टी टेस्ट, वन वे अनोवा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या क्रुस्कल वॉलेस टेस्ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपका लगेगा वन वे अनोवा, क्योंकि वन वे अनोवा एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम 2 सैंपल के मीन्स को सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है उसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और हम डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें यूज कर सकते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है उन्हें, तो इट इज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर
in charge of the consumer affairs in the central government, ना कि कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज ब्राउनफील्ड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड या क्रॉस बॉर्डर। क्योंकि आप बिल्कुल नई प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट इज नोन एज ग्रीनफील्ड। नेक्स्ट, विच इज नॉट द मेथड ऑफ HR अकाउंटिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेथड है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड नहीं है। तो ये तीनों होंगे और हमें बताना है नॉट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। The level of significance of the statistical test is the probability of committing a, कौन सा लेवल, कौन सा एरर आएगा, तो हमें पहले से पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इट इज टाइप 1 एरर। The whole system of financial control and otherwise is known as, it is known as internal control. Next, which one of the following is not true about the relationship of AR and MR? तो when MR, जब MR ज्यादा होती है AR से तो AR इंक्रीज करता है, when MR and AR इक्वल होती है तो AR मैक्सिमम होता है, when MR इज लेस देन AR तो AR फॉल करता है, जबकि ये तीनों ही बातें सही नहीं है। और AR नेगेटिव होता है बट नॉट MR, जरूरी नहीं है कि AR डाउन हो रहा हो तो MR हमारा AR कैन बी नेगेटिव बट नॉट MR। ये बात हमारी तीनों सही है। अगर हम देखें हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोला इसने कि AR नेगेटिव हो सकती है जबकि MR नहीं, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, जबकि MR नेगेटिव हो सकती है पर AR नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बतानी है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, यस। इट इंटरसेक्ट, इंडिफरेंस कर्व पहला क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट, नो ये सही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, नो। इन हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। इंडिफरेंस कर्व कनकेव होते हैं, नहीं वो कन्वेक्स होते हैं, तो ये भी गलत होगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एज पर MM थ्योरी, in the absence of taxes, the value of firm and cost of capital will remain same to the capital structure change, increase the value but decrease the cost of capital with capital structure change, increase with capital structure change and decrease with capital structure change। तो अगर हम MM अप्रोच की बात करें तो जो हमारी MM अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टैक्सेस हैं उनकी एब्सेंस में जो वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट रिमेन्स सेम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, वो ऐसा ही मानकर चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हेन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें 7% दिया हुआ है, बीटा वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% दिया हुआ है, हमें वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा ये बताना है। तो अगर हमें रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू, अगर हम कैपम मॉडल का यूज करें तो इट इज रिस्क फ्री रिटर्न यानी कि RF प्लस बीटा वैल्यू ब्रैकेट में RM यानी कि मार्केट रिस्क और माइनस रिस्क फ्री रिटर्न होगा यानी कि RF। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने से क्या होगा, दिस इज 7 प्लस बीटा वैल्यू कितनी है हमारी 1.5 इंटू में मार्केट रिस्क है हमारा 15% यानी कि 0.15 कर देते हैं हम इसको, माइनस ये हमारा कितना होगा 0.07, या आप 15 माइनस 7 भी कर सकते हो सीधा, 15 माइनस 7 करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना बनेगा, इट विल बिकम 19%। कितना बनेगा 19%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, producing the idea of others as one's own, producing own academic work without acknowledging the source, presenting as original and new idea from existing literature, drawing the content from others work with due acknowledgement। तो क्या होगा, drawing the content from others work with due acknowledgement, तो उस केस में इसे प्लेजरिज्म काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर ए था हमारा, ये सीरीज मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। Which test is used in the place of ANOVA when the assumptions of normality and homogeneity are not satisfied? तो कौन सा टेस्ट यूज होगा? इट इज क्रुस्कल-वालिस टेस्ट या एच टेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें बी एक्स वाई दिया हुआ है और बी वाई एक्स दिया हुआ है, तो अगर इसे निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएगी? हम निकालेंगे आर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके इसे निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, दैट मीन्स ये निकलेगा आपका 0.8। 64 हो जाएगा ना, तो 0.8। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स which an executive can supervise effectively is known as। जहाँ पे मतलब हमें बताना है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव उनको सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमें मैच करना है, डिफरेंट थ्योरीज दी हुई है हमें, और चलिए मैच करते हैं किसने कौन सी थ्योरी दी है। सबसे पहली है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें पता है इट इज गिवन बाय विक्टर फ्रूम। पाथ गोल थ्योरी विच वाज गिवन बाय रॉबर्ट हाउस, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम थ्योरी वाज गिवन बाय F.W. टेलर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज गिवन बाय एल्टन मायो, जी एल्टन मायो या जॉर्ज एल्टन मायो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या बनेगा? 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा which one of the following is not the operative function of HRM? Industrial relation, development, procurement and directing। तो क्या सही आंसर बनेगा? Obviously directing। A process established to improve industrial relation through negotiation between the employer and employee is collective bargaining, conciliation and mediation, arbitration, adjudication। तो ये जो टर्म है हमारी इसके लिए यूज की जाएगी इस प्रोसेस के लिए, इट इज नॉन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स और उनके मर्जर्स के बारे में बताना है कि किसका किसके साथ हुआ। तो सिंडिकेट बैंक का हुआ हमारा कैनरा बैंक के साथ, यूनियन बैंक का हुआ हमारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ, आंध्र बैंक का हुआ हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जबकि इलाहाबाद बैंक का हुआ हमारा इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 4, 3, 1, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Money market does not deal with the which of the following instrument? Treasury bills, commercial papers, certificate of deposit या shares? तो obviously shares। Next, a dash market is a cluster of complementary products and services which are closely related in the mind of consumer but are available normally through many countries or many companies or industries। तो क्या होगा ये? तो मेटा इसे बोलते हैं क्या? ऐसी मार्केट कौन सी होती है? मेटा मार्केट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइसेस एंड पैकेजेस साइजेस टू टैप मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। अ पर्सन बाय गिविंग अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड induces his wife and son to execute a deed। क्या किया? जबरदस्ती थ्रेट करके कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा और अपनी वाइफ और सन को एक डीड एग्जीक्यूट करने के लिए उसने फोर्स किया। ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की वाइफ और बच्चे को इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, किसी प्रॉपर्टी के लेने के लिए। तो दिस इज नोन एज द केस ऑफ, तो इसे कौन सा केस माना जाएगा? तो एक तरीके की जबरदस्ती है, यानी कि कोहर्जन। A says to B in the presence of and within the hearing of C that he is the agent, he is the C's agent, he is C's agent। C remains mum, C वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। B गुड सप्लाई कर देता है ऑफ 1 लाख रुपीज A को, ये समझते हुए कि वो C का एजेंट है, एंड C, तो C इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। ऐसा मानने का जो हम ये मानेंगे, क्योंकि एक सी चुप रहा तो इसे किसके अंडर काउंट किया जाएगा? तो दिस इज अ काइंड ऑफ एस्टोपल, दिस इज अ केस ऑफ एस्टोपल।
डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर का क्या मतलब होता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर का मतलब है द बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जो कंसेप्ट पहले चला किया करता था, अब इसमें है कि सेलर को भी अवेयर होना चाहिए। तो ये है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट वेंडर, जो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहली है असर्शन, दूसरी है रीजनिंग। असर्शन क्या दी है? माइनर ने बोरो किए 10,000 रुपीज ऑन अ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, कि वो माइनर है और क्रेडिटर स्यू करता है माइनर को और एंड रिकवर्ड द मनी। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। जबकि रीजनिंग क्या कहती है कि एक एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया गया वो शुरू से ही वॉइड हो जाता है। अ माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे एनी मनी दैट ही माइट हैव रिसीव्ड अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कुछ भी मिली है अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगी? वो दैट मनी के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो अगर हम रीजनिंग को देखें तो रीजनिंग बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर हम माइनर से पैसा रिकवरी की बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट करेक्ट एज पर द लॉ। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? डी विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे ए फॉल्स है और आर करेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमारा एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया, जिसमें वो JNK के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या सिक्किम वगैरह सबको इंक्लूड करता है। 96 which one of the following is not true about the Competition Act 2002? कि कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट 1969 को? यस। अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू बी कॉल्ड CCI, तो ये भी ठीक है हमारा। द कमीशन टू कंसिस्ट ऑफ chairman with minimum 2 and maximum 10 members और chairman and other members shall not be of full time members। तो देखा जाए तो सभी ऑप्शंस करेक्ट है, और इसका अगर हम ऑफिशियल आंसर की के आंसर देखें तो वो भी हमारा स्टार है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स, अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम कम्स टू इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आया वो? सबसे पहली बार आया 15 अप्रैल 2016 को। और अगर हम उस फाइनेंशियल ईयर की 2016-17 की, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 की बात करें, ही इज इन इंडिया फॉर 130 डेज, 13 डेज, 210 डेज और 75 डेज एंड 80 डेज फॉर द दीज ईयर्स रेस्पेक्टिवली। हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि वो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ ऑप्शंस आई नहीं पर मैं बता देती हूँ कि वो नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या सिटीजन है। तो अगर हम बात करें तो वो जो हमारे 2016 से लेके, क्योंकि वो 2021 तक हमारा इंडिया में मोर देन 365 डेज रहा है, he lives in India for more than 365 days, तो इसीलिए उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन थे वो नंबर बी पे था रेजिडेंट, नंबर सी पे था नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड डी पे था सिटीजन। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेजिडेंट। नेक्स्ट है हमारा, प्रोफेसर सुरेश मेनन रिसीव करते एक बिल्डिंग एज अ गिफ्ट अपने पापा से ऑन 1 अप्रैल 2020। बिल्डिंग को उनके फादर ने यूज किया अपने खुद के बिजनेस को करने के लिए। इट वॉज एक्वायर्ड बाय हिज फादर फॉर 5 लाख रुपीज एंड इट्स मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी थी? 6 लाख रुपए। हिज फादर हैड क्लेम्ड अ डेप्रिसिएशन ऑफ 2,60,000 अप टू 31 मार्च 2020। हमें बताना है कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है ऑन विच प्रोफेसर सुरेश मेनन जिसपे वो क्या कर सके? डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके। तो अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ एसेट जब एक्वायर की गई तो उस टाइम पे कितनी थी हमारी? वो थी हमारी 5 लाख रुपए की। ठीक है, कितने की थी? 5 लाख रुपए की। और अगर डेप्रिसिएशन को क्लेम करना है हमें बिफोर 31 मार्च 2020, तो वो कितनी बनेगी हमारी? तब तक की क्लेम हो चुकी है 260, तो बची कितनी हमारी? 5 लाख माइनस 2,60,000, दैट मीन्स 2,40,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? तो received by professor for university examiner, dividend, income received on letting out house property, यही आंसर बनेगा क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स,
पहली है द वैल्यू ऑफ रिक्विजाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इक्वल होती है उनकी लाइसेंस फी के। और दूसरी है हमारी कि रेंट फ्री रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हमारी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे और हमारी दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज का हमारा HPSC का जो 2022 में पेपर हुआ था टेक्निकल का, वो हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी ही। थैंक यू सो मच।